कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव म्यूचुअल फंड। तो उसमें मैंने कंपैरिजन किया था कैटेगरी बाय कैटेगरी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और जहां पे मैंने दिखाया था कि लार्ज कैप की जब हम बात करें तो फैक्टर बेस्ड बहुत सारे अच्छे फंड्स आ गए हैं, जैसे कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड और इस तरीके के काफी सारे फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स आ गए हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। और इसीलिए लार्ज कैप कैटेगरी के जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है, चाहे वो एक्सिस ब्लू चिप हो या कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड हो, तो इस तरीके के जो फंड्स है उनसे काफी कंपेरेबल रिटर्न्स देते हैं इस तरह के फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स, जहां पे कॉस्ट ऑफ फंड भी जो है काफी लो है। बट स्मॉल एंड मिड कैप में इसके पहले कभी भी कोई इंडेक्स में इस तरीके का फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड नहीं था। और गुड न्यूज ये है कि यूटीआई जो है मिड कैप सेगमेंट में एक फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड लाने वाला है, जो बेसिकली रेप्लिकेट करेगा निफ्टी 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स को। तो इस फंड को हम डिटेल लेवल पे समझेंगे और फिर देखेंगे किस तरह के स्टॉक्स अभी करंटली ये इंडेक्स होल्ड करता है, और कंपेयर करेंगे डिटेल लेवल पे किस तरह के इसके परफॉर्मेंस रहे हैं कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। तो ये जो वीडियो है म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड, ये वीडियो आपको जरूर चेक करना चाहिए, जहां पे मैंने लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर किया है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड को और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को, और जहां पे बताया कि इवन टॉप रेटेड फंड्स जो है इससे बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और इसलिए हमें लार्ज कैप की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में एक्टिव म्यूचुअल फंड्स बेटर परफॉर्मिंग है इंडेक्स फंड से, ये मैंने उस वीडियो में बताया था। लेकिन उस टाइम पे जो है कोई भी फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से आप ये वीडियो देख सकते हो, इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड, ये अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पहला वीडियो जो है। तो ये जो वीडियो है बेसिकली मैंने जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है उसके साथ इंडेक्स के जो भी टॉप इंडेक्सेस है, टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्सेस है, उसके साथ कंपैरिजन भी किया यहाँ पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आई विल डेफिनेटली से कि आप ये वीडियो देखो। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स का, तो बेसिकली ये किस तरीके से ये फॉर्म हुआ है, किस तरीके की इसकी स्ट्रेटेजी है, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि आपको ये पता हो कि ये फंड पे हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या क्यों इसे रडार पे रखना चाहिए। तो बेसिकली निफ्टी मिड कैप 50 क्वालिटी 50 इंडेक्स जो है ये बेसिकली मिड कैप में बेसिकली 150 कंपनीज है, जो 101 से लेके 250th स्टॉक होता है मार्केट कैप के हिसाब से। उन 150 स्टॉक में से टॉप 50 कंपनीज चूज करती है। ये बेसिकली फैक्टर बेस्ड है, 3 पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे जो स्टॉक्स आएंगे उसी स्टॉक्स को ये पिक करेगी। और वो पैरामीटर्स क्या है, वो पैरामीटर्स को इसने कहा है क्वालिटी फैक्टर्स। तो ये क्वालिटी स्कोर देगी हर कंपनी को बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। वो 3 पैरामीटर्स क्या है, एक तो ये कि अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ किस तरीके की है, दूसरा ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, और तीसरा है फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज जब हम बोलते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो। हालांकि यहाँ पे एक और कैविएट है जो क्लियरली बोला है कि फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि एनबीएफसी हुई, बैंक्स हुई, इनके केस में डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखा जाएगा। उसका रीजन ये भी है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कि जो भी डिपॉजिटर्स है जो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक के लिए हालांकि वो डेट है लेकिन उसी के दम पे बिजनेस होता है। तो आपको जितनी भी बैंक्स है उनका डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा ही दिखेगा। तो आपको बैंक के केस में या एनबीएफसी के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो कभी नहीं देखना चाहिए। तो ये जो 3 फैक्टर्स है ये बेसिकली काफी अच्छी तरीके से हेल्थ है कंपनी का वो अच्छे से जज करते हैं। उससे क्या होता है कि हायर प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनीज, जिन कंपनीज की बैलेंस शीट लोअर लेवरेज्ड है और कंपनीज के अर्निंग्स जो है बहुत ही स्टेबल है, उन कंपनीज को ये स्टॉक्स जो है ये फिल्टर करता है। और एक और चीज मैं बताऊं, जैसा पीटर लिंच कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो भी अर्निंग्स पर शेयर की जिस तरीके की ग्रोथ होती है ना, कंपनी के शेयर प्राइसेस भी है जो है वो बहुत ही ज्यादा कोरिलेट होते हैं। तो इसलिए जो है अर्निंग्स पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये सेम चीज मैंने कैंसलिम की स्ट्रेटेजी जब बनाई थी उसमें भी बताया था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हर एक स्टॉक का वेटेज किस तरीके का हो। तो बेसिकली ये जो वेटेज है वो 2 पैरामीटर्स पे ये डिसाइड होगा, एक तो कंपनी का क्वालिटी स्कोर क्या है और दूसरा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो जब हम क्वालिटी स्कोर की बात करते हैं तो बेसिकली जितना ज्यादा स्कोर आएगा उसको उतना ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। हालांकि इसमें कैपिंग भी लगाया है इन लोगों ने, वो हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। बट मेन मुद्दा इसमें देखने का क्या है कि जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है उसको आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, उसमें ज्यादा वेटेज रखोगे। तो ये जो चीज है ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से उस थॉट को प्ले आउट करती है कि जो आपके विनर्स होते हैं उस पर आप ज्यादा हेवीली बेट करते हो, और वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने की। और वहीं अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ये 2005 से ये कैलकुलेट हुआ है, अप्रैल 1 2005 से, और उस टाइम पे इसका बेस वैल्यू 1000 लिया गया था। इंडेक्स के जो डेटा है उसको हम यूज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरीके का ये फंड परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि जितने भी इसके स्टॉक्स है उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो उसका
क्वालिटी स्कोर होगा उस हिसाब से वेटेज होगा, लेकिन एक कैपिंग भी लगाई है। कैपिंग क्या है कि 5% से ज्यादा ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का vis-a-vis जो पूरा का पूरा उनका बास्केट ऑफ स्टॉक्स है उस हिसाब से क्या रेशियो है उस हिसाब से भी कंसिडर करके इसका कैपिंग डिसाइड होता है। और वहीं जो है साल में 2 बार ये रीबैलेंसिंग होती है, बेसिकली जून और दिसंबर का लास्ट ट्रेडिंग डे पे जो है ये रीबैलेंसिंग होती है। तो कैसा रहेगा, मान लीजिए कि जून में ये फंड स्टार्ट हुआ तो दिसंबर में जब ये रीबैलेंस होगा तो 2 चीजें देखी जाएंगी। एक तो 150 स्टॉक्स के हर एक को क्वालिटी स्कोर दिया जाएगा और उसमें से टॉप 25 जो होंगे उनको तो डेफिनेटली पिक किया जाएगा। उसके अलावा जो 50 एग्जिस्टिंग है उनको भी ये देखा जाएगा कि अगर वो टॉप 50 के अंदर नहीं हो कि इवन टॉप 75 में भी है तो उसको भी कोशिश किया जाएगा इंक्लूड करने का। तो इससे क्या होगा कि रीबैलेंसिंग में कम से कम स्टॉक्स की चर्निंग होगी, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है कम जाती है। और यहाँ पे अगर मैं क्वालिटी स्कोर की थोड़ी सी दिखाऊं तो जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर है जहां जैसे कि बैंक्स एनबीएफसी नहीं है जो सेगमेंट यूजुअल बिजनेस जो है उनके लिए ये आरओई, डेट टू इक्विटी रेशियो और अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ, ये तीनों को फैक्टर देते हुए वेटेज निकाला जाएगा। और वहीं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आरओई, ईपीएस ग्रोथ, ये दोनों को कंसीडर करके ये वेटेज निकाला जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये स्टॉक्स पिक होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि करेंटली मे 2021 के हिसाब से कौन से स्टॉक्स जो है इसके पोर्टफोलियो में है। तो क्वालिटी स्कोर के हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखो सबसे ज्यादा वेटेज इसने पेज इंडस्ट्री को दिया है। और यहाँ पे अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो पेज इंडस्ट्री, कैस्ट्रॉल इंडिया, अतुल लिमिटेड, वोल्टास, बालकृष्ण, पीआई इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, एम्फेसिस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, माइंट्री, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सैनोफी इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, वर्लपूल इंडिया, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, कंसाई नेरोलेक, ग्लैक्सो फार्मा, एसकेएफ इंडिया, अजंता फार्मा, सुंदरम फास्टनर, जिलेट इंडिया, एआईए इंडस्ट्रीज, अमराजा बैटरीज, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, हनीवेल ऑटोमेशन, रिलैक्सो फुटवेयर, मन्नापुरम फाइनेंस, इमामी, विनती ऑर्गेनिक्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, कोफोज, बेयर क्रॉप साइंस, क्रिसिल, 3M इंडिया, सन टीवी नेटवर्क, बाटा इंडिया, सिटी यूनियन, टीटीके प्रेस्टीज, थर्मैक्स, नेटको फार्मा, एलम्बिक फार्मा, सोलर इंडस्ट्रीज, शेफलर इंडिया, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एक्सो नोबल, सिम्फनी और वेबको। तो ये 50 कंपनीज इसके करेंटली पोर्टफोलियो में है। और आप देख सकते हो कि ये जितने भी कंपनीज है ये बहुत ही हाई फ्रेंचाइजी बिजनेस है और ऐसे हाई क्वालिटी बिजनेस में पैसा बनता है। और जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो मैंने पहले भी कहा है कि हम निफ्टी मिड कैप 50 या निफ्टी मिड कैप 150 इस तरह के इंडेक्स के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, हम हेड टू हेड टॉप परफॉर्मेंस को कंसीडर करेंगे। यानी हम इस इंडेक्स फंड को कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स के साथ। तो ये जो है 2005 अप्रैल में लॉन्च हुआ था और इसके साथ हम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को कंपेयर करेंगे। एक और चीज बता दूं, अगर आप चाहते हो कि इसके जगह हम पीजीआईएम का मिड कैप फंड या फिर एक्सिस मिड कैप फंड, ये सबसे टॉप रैंक्ड मिड कैप फंड है, उसके साथ कंपेरिजन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 2008 से लेकर 2011 के बीच में लॉन्च हुआ है। तो कंपेरिजन अगर हमको करना है तो सेम बेस डेट के हिसाब से करना फेयर होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया 2001 का लॉन्च किया हुआ फंड है और ये भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। तो क्योंकि इसकी सेम डेट की मुझे डेटा मिल रही है तो इसलिए मैंने इसका कंपेरिजन किया है। और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखो इन्वेस्टमेंट डेट मैंने ले लिया है 1 अप्रैल 2005 से सेम डेट पे। अगर आप इसके सीएजीआर रिटर्न्स देखोगे तो 18.19% यानी लगभग 18.2% के रिटर्न्स है। और ये फंड जो है ये ग्रोथ फंड है। इसका मतलब है कि इनके जो भी डिविडेंड्स आते हैं वो री इन्वेस्ट कर देते हैं। हालांकि ये एक रेगुलर प्लान है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 18.2 के जगह लगभग 19.2% के सीएजीआर रिटर्न्स भी कंसिडर कर सकते हो अगर आज के टाइम पे ग्रोथ फंड लेने की ऑप्शन है। तो इस हिसाब से अगर हम 19% के रिटर्न्स देखें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया सिंस 2005। तो आप देखोगे कि 18.9% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं इसने, बट अगर आप डिविडेंड्स को भी कंसीडर करोगे तो 20.8% के रिटर्न है। आप देखो इसने जो सबसे अच्छे परफॉर्मिंग फंड है उसके साथ भी आप देखो तो 1% बेटर रिटर्न्स ही बना के दिए हैं। और जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में 10 साल 15 साल तक निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो एक्टिव फंड मैनेजर है वो इतने ही अच्छे तरीके से कॉल्स लेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ये कोई ह्यूमन इंटरवेंशन से नहीं है, ये एक रूल बेस्ड है। ये 15 साल पहले भी सेम स्ट्रेटेजी थी और आज भी सेम स्ट्रेटेजी है। और इस तरह की फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटेजी जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। समझिए जैसे फंड मैनेजर चेंज होता है तो एक फंड मैनेजर का इंटरप्रिटेशन और स्किल सेट जो है जरूरी नहीं है कि सेकंड फंड मैनेजर की भी उतनी ही अच्छी होगी। और इवन लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स आप देखोगे तो 19% के आसपास के है, जो कि काफी अच्छा है। हालांकि ये जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स है ये पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अपील नहीं करता है। यूजुअली मैं रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे फंड्स को चूज करना या जज करना पसंद करता हूं, लेकिन क्योंकि ये इंडेक्स है और इंडेक्स का मुझे कहीं पे भी ऐसा रोलिंग रिटर्न्स देखने का ऑप्शन मिला नहीं, इसलिए मैंने इस तरीके से देखा है। एंड सेम डेट को लेके मैंने बेसिकली एक एक्टिव फंड और इंडेक्स फंड दोनों को कंपेयर किया है
आप चाहो तो स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा ये सब को भी आप कंसीडर कर सकते हो। हालाँकि पर्सनली मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। और पी रेशियो और पीबी रेशियो की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अगर आप इवन बाकी फंड्स के साथ कंपेयर करोगे तो पी रेशियो, पीबी रेशियो प्रीटी मच कंपेरेबल है टू टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स। ये बेसिकली एक इंडेक्स है जिसको यूटीआई अपना इंडेक्स फंड के हिसाब से लॉन्च करेगा। सेबी के अगर आप वेबसाइट पे भी देखो, सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो बेसिकली इन लोगों ने फाइलिंग की है म्यूचुअल फंड्स के अंडर। बेसिकली सेबी को अप्लाई किया है इस म्यूचुअल फंड के अप्रूवल के लिए। तो अगर आप सेबी की वेबसाइट पे भी देखोगे तो एनएफओ की ओपन क्लोज डेट और स्कीम की रीओपन डेट ये कुछ भी मेंशन नहीं है। यानी कि ये हो सकता है आने वाले टाइम में इसका एनएफओ आएगा। करेंटली अगर हम देखें तो ये रिक्वेस्ट प्लेस्ड है सेबी को। तो जब भी इसका एनएफओ आएगा आपको इसको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। और यूजुअली इस तरह के एनएफओ आने से जरूरी नहीं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं इसका, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, बट डेफिनेटली मैं टेलीग्राम चैनल पे एटलीस्ट पोस्ट करता रहता हूँ इस तरह की चीजें। अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे चाहे वो आरएसआई लेस देन 30, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कुछ स्टॉक्स हो या इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स हो, जो भी लॉन्चेस होते हैं, जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, एटलीस्ट टेलीग्राम चैनल पे मैं इमीडिएटली पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपसे वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस है आप देख सकते हो। काफी अच्छी लर्निंग मिलेगी यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो चैनल पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जितने भी वीडियोस है काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। तो अगर आप पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक एनालिसिस के हिसाब से वीडियो देखना चाहते हो तो ये है, और म्यूचुअल फंड रिलेटेड देखना चाहते हो तो ये वाली सीरीज है। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारे एनालिसिस किए हैं मैंने, चाहे वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो, फैक्टर बेस्ड हो, रूल बेस्ड हो, ये सारे जो है इस वीडियो में आप इस सीरीज में मिल जाएंगे। तो ये जो 3 सीरीज है आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।